हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवाई एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हमारा जो संविधान था, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था, उस संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 अनुसूचियाँ थीं। और अब फ़िलहाल हमारे संविधान में इस समय मौजूदा टाइम में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग उन सारी की सारी 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे एक एक करके, और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में ही हम लोग करेंगे। जब हम सारी की सारी अनुसूचियाँ पढ़ लेंगे, इसके बाद इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं अनुसूची फर्स्ट। जो फर्स्ट अनुसूची है वो है हमारी भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र तथा उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित। तो कहने का मतलब, जो भारतीय राज्य यानी कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं, और संघ शासित क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय राज्य तथा उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रोविज़न है वो सारे के सारे किस में है, अनुसूची फर्स्ट में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्य और संघ शासित राज्य की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत में प्रेजेंट टाइम पे जो राज्य हैं वो कितने हैं, वो 28 राज्य हैं। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बता दूं आपको, रिसेंटली में हुआ क्या है कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया। इन दोनों को मिलाकर के एक यूटी बना दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी एक बना दिया गया इन दोनों को मिलाकर के, क्योंकि इससे पहले 9 हुआ करते थे संघ शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 तक 9 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे अपने देश में, और 28 राज्य हुआ करते थे। चूँकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसको भी यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछा जाए कि अभी फ़िलहाल में किन 2 यूटीज़ का एक यूटी में विलय हुआ है, कहने का मतलब, तो उसमें दादरा एवं नगर हवेली हो जाएगा तथा दमन और दीव को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 क्या कहती है? हमारी अनुसूची 2 जो है वो कहती है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। इनके वेतन यानी कि इनको जो भी वेतन दिया जाता होगा और उनको जो भी भत्ते दिए जा रहे होंगे, तो कहने का मतलब उनकी जो पेमेंट होगी और उससे संबंधित जो भी इन्हें अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, उन सब के बारे में जो भी प्रोविज़न है वो किस में किए गए हैं? अनुसूची 2 में किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अनुसूची 2, यानी कि हम लोग इसमें पहली और दूसरी अनुसूची को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अनुसूची 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अनुसूची 3 जो है हमारी, ये किससे संबंधित है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों एवं उनकी शपथ का उल्लेख। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे देश में जो भी पदाधिकारी होते हैं, जैसे चाहे वो राष्ट्रपति हो या हमारा प्रधानमंत्री हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, यानी कि एमपी, एमएलए और एमएलसी, ये जो भी होते हैं, तो इन सब के जो मतलब जब ये शपथ ग्रहण करते हैं तो उस समय जिस भी पद के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, तो शपथ ग्रहण का जो भी प्रोविज़न होता है वो सारा का सारा किसने दिया गया? अनुसूची 3 में ये चीज़ डिस्कस की गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अनुसूची 4 की तरफ। देखते हैं अनुसूची 4 में कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। यानी कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जो हमारी राज्य की विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उन्हीं विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का तो फ्रेंड्स, जैसा कि अनुसूची 4 जो है हमारी,
हमारी अनुसूची 4 ये बताती है कि राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये राज्यों की विधानसभाओं से ही निर्वाचित होकर के आते हैं। अब इससे क्या होता है कि हर स्टेट की अलग अलग फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। जैसे यूपी की 34 सीट्स हो गई और बिहार से 22 सीट्स हो गई, है ना। तो इस टाइप से हर स्टेट से जो सीट्स होती हैं वो कंफर्म होती हैं। तो इसके बारे में या इससे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे अनुसूची 4 में किए गए हैं, यानी कि शेड्यूल 4 में हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अनुसूची 5 के बारे में। अनुसूची 5 हमारी कहती है कि अनुसूचित जाति, यानी कि जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी क्षेत्र के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ स्पेशल एरिया होगा या कुछ स्पेशल लैंड होगी, तो उसमें क्या होगा कि उस क्षेत्र से कुछ भूभाग को हमें क्या करना होगा, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि हो सकता है कि वो थोड़ा पिछड़ा वर्ग हो सकता है वो पिछड़ा एरिया हो, तो उसको क्या हमारी सरकार के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इससे संबंधित सारे प्रोविजन अनुसूची नंबर 5 में दिए गए। तो और इसके बाद में हम देखते हैं अनुसूची 6 के बारे में। अनुसूची 6 हमारी क्या कहती है, ये कहती है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी विशेष जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। तो इसमें जो हमारे मेनली 4 स्टेट्स हैं उनके बारे में इसमें प्रोविज़न किए गए। उत्तर पूर्वी राज्यों में वो मेनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने 4 स्टेट्स ऐसे हैं। अब वो 4 स्टेट्स हैं हमारे पास में, जैसे पहला आसाम हो गया और मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन्हीं 4 स्टेट्स के कुछ पर्टिकुलर एरिया जो हैं वो इस मतलब विशेष राज्य विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इससे संबंधित सारे प्रोविजन अनुसूची 6 में किए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 हमारी कहती है कि संविधान की सूचियों का उल्लेख किया गया है। और फ्रेंड्स जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र और राज्य में जो बंटवारा होता है वो सूचियों के आधार पे ही किया गया है। यानी कि तो सूचियां हमारे पास यहाँ पर कितने टाइप की होगी, एक तो होगी संघ सूची, दूसरी होगी राज्य सूची और तीसरी होगी समवर्ती सूची। फ्रेंड्स हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अंतर क्या है। तो संघ सूची वह सूची होगी जिसके विषय में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और जो राज्य सूची होगी, इस राज्य सूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ राज्य उस पर कानून बना सकेगा। और जो समवर्ती सूचियां होती हैं इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे विषय होते हैं, ये लगभग में 97 विषय ऐसे हैं जिन पर जो सेंट्रल है हमारा यानी कि केंद्र सरकार है वो इस पर कानून बनाती है। और जो राज्य सूची है इसमें लगभग में 60 या 61 के आसपास ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर ये राज्य यानी कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पर कानून बनाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पर हमको बोल रहे हैं आपको, तो आप लोग अगर चाहिए तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम अभी वो सब्जेक्ट बोल रहे हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसमें से जैसे हमारा पहला हो गया जो डिफेंस सेक्टर होता है, जैसे रक्षा विभाग हो गया। रक्षा विभाग में कानून कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी, है ना। और अगर हम लोग देखें तो सेना से जो भी सेना बल से हो गया, परमाणु शक्ति से संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, है ना। सीबीआई से संबंधित हो गया, विदेशी मामले जो हो गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई भी कानून है ना। और विदेशी संधियां हो गई, है ना, फॉरेन ट्रीटी वगैरह, और युद्ध शांति हो गया, नागरिकता हो गया, पासपोर्ट साइज हो गया जैसे, और एयरवेज हो गया, है ना, और पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, यूपीएससी हो गया, तो है ना। और अगर और इसमें देखने चाहिए इंपॉर्टेंट ले सकते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट से संबंधित है,
इनकम टैक्स है, और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते हैं इनसे संबंधित कोई कानून है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। तो ये सारे के सारे जो हमने अभी आपको सब्जेक्ट बोले हैं ये सारे के सारे किस में आएंगे, संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। अब हम कुछ इसमें राज्य सूची में भी बता देते हैं। जैसे राज्य सूची में कुछ आएंगे, उनमें से जैसे हमने ले लिया लोक प्रशासन हो गया, है ना, और कारागार से संबंधित कोई नियम या कानून हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, शराब से संबंधित हो गया, दिव्यांगों की सहायता से संबंधित हो गया, रोड से संबंधित कोई कानून बनाया जाना है, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, भूमि से संबंधित हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोविजन या ये सारे के सारे जो कानून होंगे वो कहाँ से बनाए जाएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत बनाए जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समवर्ती सूची है। जो समवर्ती सूची है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इसमें लगभग में हमारे पास 50 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं। तो हम वो सारे 50 सब्जेक्ट आपको नहीं लिखाने वाले हैं, हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलेंगे, तो आपको उन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लेना होगा। जैसे हमने ले लिया जो हमारी आईपीसी और सीआरपीसी होती हैं, तो नई आईपीसी वगैरह बनाना होगा तो ये केंद्र सरकार भी कर सकता है और राज्य सरकार भी कर सकता है। उत्तराधिकार से संबंधित कोई कानून हो गया, विधि प्रशासन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, और कारखानों से संबंधित हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं हो गई, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, है ना, और शिक्षा के क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, और संपत्ति अधिग्रहण हो गया। तो इन सबसे संबंधित जो जो कानून होंगे वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछे भी जाते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुसूची नंबर 8 के बारे में। तो फ्रेंड्स जो अनुसूची 8 है ये हमें क्या बताती है, भारतीय संविधान में जो भाषाएं थीं, संविधान में जो भी भाषाएं थीं उन सबका उल्लेख किसमें किया गया, अनुसूची नंबर 8 में किया गया। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि जब हमारा संविधान, मूल संविधान में जो हमारी भाषाएं थीं वो उसमें कितनी थीं, 14 भाषाएं थीं। और अब आज के टाइम पे इसमें जो भाषाएं हैं वो टोटल 22 भाषाएं यानी कि 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं। अब हम इसमें आपको बताते हैं कि जो 14 भाषाएं थीं पहले वो तो थी ही थी, लेकिन इसके बाद जो इस समय जो नई भाषाएं जोड़ी गई हैं वो जानना इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी मतलब जो भाषाएं हैं वो जोड़ी गई, तो मैं आपको बता दूं जब संविधान संशोधन हुआ था 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उस संविधान संशोधन के तहत में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली ये चारों की चारों भाषाएं हमारी संविधान में ऐड की गई थी। तो ये 4 भाषाएं जब इसमें ऐड की गई थी तो यहाँ से मिला करके टोटल हमारे पास जो भाषाएं हो जाती थी वो हो जाती थी 22। और इससे पहले भी 71वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। सबसे पहले इसमें 14 भाषाएं जो थीं, तो इसके बाद में जब जो 14 भाषाएं इसमें थीं, तो इसके बाद में जो सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहली भाषा संविधान संशोधन के तहत में जोड़ी जाने वाली सबसे पहली भाषा कौन सी होगी, तो वो सिंधी होगी। कहने का मतलब एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाने वाली सबसे पहली भाषा, तो वो क्या होगी, सिंधी भाषा होगी। आप लोग इस चीज़ को बहुत याद रखिएगा। और ये जो सिंधी भाषा है ये ऐड की गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। और इसके बाद में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो 16, 17 और 18वें नंबर की भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ना ये आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गई होगी। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अनुसूची नंबर 9 पर। अनुसूची 9 हमारी बताती है कि संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार, यानी कि संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार से जो भी संबंधित कानून होंगे, जो भी संबंधित उससे प्रोविज़न होंगे, वो सारे के सारे प्रोविज़न किसमें किए गए हैं, अनुसूची 9 के अंतर्गत किए गए हैं। अब ये भूमि अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार क्या होगा,
तो ये हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कोई बूढ़ा व्यक्ति है, या मान लेते हैं किसी के दादा या कुछ भी हो, कोई 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 भी हम ले सकते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उनकी जो भी संपत्ति होती है उस पर अधिग्रहण किसका हो जाता है, उनके पुत्र का। तो इनसे संबंधित जो भी अधिकार या जो इससे जो भी संबंधित कानून हैं वो सारे के सारे किस में हैं, अनुसूची 9 में हैं। हम लोग अब आगे देखते हैं अनुसूची 10 के बारे में। जो अनुसूची 10 है ये हमें दल बदल कानून के बारे में बताती है, यानी कि जो नेता लोग होते हैं या जो भी हमारा राजनीति से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं, तो ये इन सब के लिए दल बदल कानून बनाए गए हैं। तो ये किस में किए गए हैं, अनुसूची 10 में किए गए हैं। दल बदल कानून जो हैं ये अनुसूची 10 में है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अनुसूची 11 और 12 के बारे में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 11 और 12 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जो अनुसूची 11 है ये हमें बताती है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों को, अब ये पंचायतें ग्राम पंचायतें भी हो सकती हैं, है ना, जो भी हमारे, या हम बोल सकते हैं कि जिला स्तर पर जो पंचायतें होती हैं इन सबको क्या किया गया था कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और उससे संबंधित जो भी नियम या कानून होंगे वो सारे के सारे किस में हैं, अनुसूची नंबर 11 में हैं। वो सारे प्रोविजन इसके किस में है, अनुसूची 11 में है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 बताती है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो अनुसूची 12 के अकॉर्डिंग जो नगर पालिकाएं होती हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थीं। हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके देखते हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राज्य एवं संघ शासित राज्य तथा उनके अधिकारों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, अभी हमने बताया था आपको कि जो अनुसूची पहली है यानी कि जो प्रथम अनुसूची है इसके तहत क्या किया जाता है कि ये भारतीय राज्य एवं संघ शासित राज्य तथा उनके अधिकारों का वर्णन करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित है। तो फ्रेंड्स जो भी वेतन से संबंधित कानून थे ये किस अनुसूची में किए गए थे, ये किए गए थे दूसरी अनुसूची में। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दूसरी अनुसूची के तहत में क्या किया गया था कि उनके विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया था। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका भी आंसर बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि अनुसूची 4। जो अनुसूची 4 है उसी अनुसूची 4 में ही राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन के बारे में बताया गया था। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित अनुसूची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है ना हमारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित अनुसूची। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, यानी कि 5th अनुसूची होगी। इसमें एक ऑप्शन में 5 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5वीं अनुसूची होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट में मैंने आपको बताया था, तो वो होगी समवर्ती सूची, यानी कि जो समवर्ती सूची होगी इस सूची के तहत इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख
किस अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या बताया गया था कि जो भी जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जो विशेष जनजाति क्षेत्र होंगे तो इनके बारे में अनुसूची 6 में बताया गया था। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपको समवर्ती सूची के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, क्योंकि होता क्या है कि जो समवर्ती सूची होती है उसी में सिर्फ और सिर्फ दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो कहने का मतलब जो राज्य सूची होती है तो उसमें केवल राज्य कानून बनाता है, जो संघ सूची होती है उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाती हैं। तो उसी में मैंने आपको एक एग्जाम्पल में लिखवाया था कि वन्यजीव संरक्षण, यानी कि जो वन्यजीव संरक्षण है इसमें इससे संबंधित जो भी नियम कानून होगा वो दोनों सरकारें बना सकती हैं। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की मूल भाषा है। जो संविधान की मूल भाषा है वो कौन सी है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान में की जो मूल भाषाएं थीं वो 14 मूल भाषाएं थीं। अब मैं उनमें से आपको सारी की सारी मूल भाषाएं एक बार बोल के बताता हूं कि 14 मूल भाषाएं कौन सी थीं। तो उसमें जो पहली भाषा थी वो थी असमी, दूसरी बंगाली, और इसके बाद गुजराली, और नेक्स्ट हिंदी भाषा, और इसके आगे जो थी कन्नड़ थी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 4 भाषाएं जो थीं ये संविधान की मूल भाषाएं थीं। और इन्हीं में से एक ऑप्शन इसमें दिया होगा सिंधी, नेपाली, मैथिली और कश्मीरी। तो इनमें से जो संविधान की मूल भाषा है वो कौन सी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कश्मीरी जो है ये कैसी भाषा है, ये एक संविधान की मूल भाषा है। तो कहने का मतलब ये संविधान में जब संविधान बना था तब पहले से ही इसमें ऐड थी, यानी कि ये उन 14 भाषाओं में इसका स्थान था। फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि जो भी संपत्ति से संबंधित अधिग्रहण था या संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार जो था वो किस अनुसूची में वर्णित है। तो फ्रेंड्स इससे मैंने आपको इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी, एक एग्जांपल लेके भी आपको मैंने समझाया था कि जो भी इससे संबंधित कानून होते हैं वो सारे के सारे कानून किस में वर्णित होते हैं, अनुसूची 9 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अनुसूची 9 में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई पूर्वज एक्सपायर होता है तो उसकी जो भी संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होगा, उसी के फॉलोअर का अधिकार होगा। कहने का मतलब उसी की जो संतान होगी उसी का अधिकार होगा। मैंने इसको आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था। फ्रेंड्स हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची के तहत प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब मैंने आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और जो 11वीं थी उसमें पंचायत के बारे में बताया गया था और जो 12वीं थी उसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया था। तो हमसे यहाँ पर पूछ किसके बारे में रहा, नगर पालिका के बारे में पूछ रहा था। तो नगर पालिका किस में समझाया गया था, अनुसूची 12 में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स अनुसूची से संबंधित अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो अनुसूचियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरा आपसे 100% दावा है। तो आप लोग क्या करिएगा कि सबसे पहले इन सारी की सारी 12 अनुसूचियों को तैयार कीजिए और उसके बाद में इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए। अलग से आप इन क्वेश्चन को और इनके ऑप्शंस को नोट कर लीजिएगा 10 क्वेश्चन को, और इसके बाद इनकी प्रैक्टिस 2-3 बार खुद कर लीजिएगा। आपका अनुसूची से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी अपना कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।